अस्सलाम वालेकुम। हम सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इससे पहले कि हम उनकी शाम की कैंपेन्स पर बात करें, हम थोड़ा सा उस माहौल और उन वाक़यात पे बात करना चाहते हैं जिसमें आलमी सतह पर ये कैंपेन्स या सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात अमल पजीर हो रही थी। देखिए, कुरान पाक में सूरह रोम में ग़लिबतुर रोम के हवाले से जो सूरह रोम में आयतें आती हैं वो पर्शियन और रोमन एम्पायर्स के आपस के तसादुम के हवाले से हैं। कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि रोमियों की और ईरानियों के आपस में तसादुम होता है, उसके नतीजे में रोमियों को शिकस्त होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद रोमन दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके हमला करेंगे। एक प्रेडिक्शन है, एक पेशिंगोई है कुरान में, और उस वक्त ईरानियों को शिकस्त होगी और मुसलमान खुश हो जाएंगे। कुरान पाक में इस रोमन और पर्शियन एम्पायर की आपस की जंगों को, आपस के तसादुम को, जो उस वक्त की दो सुपर पावर्स थी और कई हजार साल से कायम थी, यानी दुनिया के जितने भी बड़े रास्ते थे, दुनिया के जितने बड़े बर आज़म थे, मशरक़ी वस्ता था और यूरोप और मशरक़ की तरफ ईरान से लेकर खुरासान और हिंद की सरहद तक, ये तमाम इलाके इन दो बड़ी रियासतों में तकसीम हुए हुए थे। और कुरान पाक में ख़ास तौर पर इस वाक़े का जिक्र करने का मकसद ये था कि मुसलमान आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों, जियो स्ट्रैटेजी और जियो पॉलिटिक्स और ग्लोबल सुपर पावर कॉन्फ्रंटेशन सिनारियो, यानी जो दो आलमी ताकतें आपस में तसादुम करती हैं तो उसके नतीजे में क्या हालात और वाक़यात जन्म लेते हैं, मुसलमानों के ईमान और दीन का हिस्सा बना दिया गया कुरान में जिक्र करके कि मुसलमान इसको मॉनिटर करें। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिशारतें अता फरमा दी थीं। ईरान के खुसरो परवेज ने, ईरान के बादशाह ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हुजूर का खत फाड़ के फेंका तो उस वक्त फरमा दिया गया था कि चंद अरसों में, कुछ अरसे में इसकी रियासत भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर हजरत सराका जब हिजरत के रास्ते पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे आए तो उस वक्त हुजूर ने हजरत सराका को बिशारत दी कि कसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में देखे जाएंगे और तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जो तुम कसरा के कंगन अपने हाथों में पहनोगे। ये बिशारत भी बिल्कुल वाज़ेह थी। फिर कुस्तुनतुनिया की हदीस, जिसमें कुस्तुनतुनिया के फतह होने की बिशारत आपने दी, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात और हालात थे कि मुसलमानों को ईमान की हद तक यकीन था कि कुछ अरसे में मुसलमान पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराएंगे भी और इंशाअल्लाह उनको मग़लूब भी कर लेंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में पहली मरतबा, यानी पहले फितना इर्तिदाद को जब खात्मा किया गया, जो मुर्तिद हो गए थे लोग और ज़कात देने से जिन्होंने इनकार किया था, उनकी सरकोबी के बाद जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम मुकम्मल तौर पर गालिब हो चुका था। मगर इस वक्त तक मुसलमानों ने कोई मिलिट्री एक्सपीडिशन या कैंपेन अरब से निकल के जज़ीरा नुमा अरब से बाहर जाके पर्शियन और रोमन एम्पायर के खिलाफ नहीं की थी, और इसके लिए गैर मामूली फिरासत, गैर मामूली तदब्बुर और गैर मामूली जुर्रत की ज़रूरत थी। और जाहिर है फिर इस काम के लिए अगर एक एक्सपीडिशन भेजना था एक गैर मुल्क में, एक ऐसी एम्पायर के सामने जो कई हजार साल से खड़ी हुई थी ईरानियों के मुकाबले में, तो उसके लिए सैयदना खालिद से बेहतर इंतखाब कोई नहीं हो सकता था। उन्हीं को इंतखाब किया गया। अब एक बात यहां जहन में रखने की जरूरत है। देखिए, ये एक जंगी कानून का बुनियादी पहलू है कि जब आप एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने जाता है, एक तारुज़ करता है, एक एग्रेसिव पॉलिसी होती है, एक इन्वेजन होती है, तो कम से कम जो फोर्स रेशियो है वो 5:1 या 3:1 होना चाहिए कि कम से कम आपकी फौजें 5 गुना ज्यादा हैं दुश्मन की फौजों से या 3 गुना ज्यादा हैं दुश्मन की फौजों से, ताकि उसके दिफा को रोनने के बाद आपके पास इतना रिजर्व हो कि आप उस मुल्क पर कब्जा कर सकें। दुनिया की तमाम फौजें इसी कानून पर अमल करती हैं कि उनके मुताबिक जब तक कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व आपका बहुत ज्यादा ना हो, आप एटलीस्ट 5:1 ओवरवेलमिंग रेशियो से ताकत आपके पास ना हो, आप दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करते। ठीक है, रोमन और पर्शियन आर्मीज पर भी यही कानून अप्लाई करता था। उनके नजदीक भी फौजी बर्तरी, अददी बर्तरी, अस्करी बर्तरी बहुत अहमियत की हामिल थी इस बात का फैसला करने में कि मैदान जंग में फतह या शिकस्त किसके नसीब में होती। उनके तमाम जनरल्स, वो तमाम उनकी फौजी हिकमत अमली बुनियाद इसी बात पर करती थी कि अददी बर्तरी किसके पास है, फौजी हथियार, फौजी साजो सामान और हथियार किसके पास है, रोमन और पर्शियन दोनों। दूसरी बात यह कि जिस तरह कुरान पाक में जिक्र किया गया था कि रोमन और पर्शियन एम्पायर्स आपस में लड़ लड़कर इस कदर एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर चुकी थी कि दोनों एम्पायर शदीद मार खा चुके थे आपस में एक दूसरे के हाथों। पिछले कई बरस से उनके आपस की खुरेज जंगें चल रही थी।
एक और फैक्टर जो पर्शियन एम्पायर के हवाले से था कि वहां तवाइफुल मुलूक की फैली हुई थी, उनका मरकज कमजोर हो गया था, उनके सूबे बिखर गए थे, और इस बात के बावजूद कि पर्शियन आर्मी एक बहुत बड़ी फोर्स के तौर पर वहां फिर भी मौजूद थी, लेकिन उनके मरकज कमजोर होने की वजह से जो डिसीजन मेकिंग थी, जो एक मजबूत एक एम्पायर को इकट्ठा रखने की जो सलाहियत थी ईरानी सल्तनत की, वो कमजोर होती जा रही थी। इन हालात में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब भेजा जाता है ईरान पर हमला करने के लिए या इराक पर हमला करने के लिए, जो ईरानी सल्तनत के तहत था, वो जो कुछ करते हैं उसके बाद, उससे पहले हरबी तारीख में, जंगी तारीख में वो चीज इससे पहले कभी नहीं की गई। उन्होंने तमाम जंगी कवानीन नए लिख दिए। यानी आज तक 1400 साल गुजरने के बाद दुनिया हजरत खालिद बिन वलीद की जंगों से सबक सीखती है। नए लॉज लिखे गए, नए डॉक्ट्रिन लिखे गए उसके बाद, और मुसलमानों ने शायद सैयदना खालिद बिन वलीद की इतनी कदर नहीं की जितनी मगरिब के जंगी हिकमत अमली को एनालाइज करने वाले स्ट्रेटेजिस्ट और टैक्टिशियंस और जनरल्स उनकी कैंपेन्स को स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने वो तमाम कवानीन तोड़ दिए जो उससे पहले दुनिया में राइज थे। यानी जब मुसलमानों ने हमला किया पर्शिया के ऊपर, पर्शियन एम्पायर पे, इराक उनका प्रोविंस था, तो जो भी फौज उनके मुकाबले पर आती थी वो कम से कम 5 गुना बड़ी होती थी। यानी ये बात कि अददी बर्तरी इतनी होनी चाहिए कि हमलावर फौज 5 गुना ज्यादा हो, जिस फौज पर हमला किया जा रहा था वो 5 गुना ज्यादा होती थी। उसके बाद कहां ये हाल कि सामान, अस्करी वसाइल और सामान और हथियार, उनका आपस में रिलेशनशिप। मुसलमानों का हाल ये था कि उनमें कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, वो एक बहुत ही गैर मामूली फौज थी कि जिसमें ना कोई अफसर होते थे ना कोई जवान होते थे। जिसको चाहते थे अफसर लगा देते थे, जब चाहते थे अफसर माजूल होकर सिपाहियों की सफ में आ जाया करता था। ये तमाम जिहाद के जज्बे से सरशार वॉलंटियर आर्मी थी, जिसको ना तनख्वाहें मिलती थी, जिसके पास न जंगी साजो सामान था, न वसाइल थे। जिसको घोड़े मिल गए वो घोड़े पर सवार हो गया, जिसको ऊंट मिले वो ऊंट पे बैठ गया। और इसकी वजह से ये एक लाइट कैवलरी बनती थी। ये बहुत, इनके पास सिवाय आर्चरी के यानी तीरंदाजी के सामान के और तलवारों के और नेजों के और कोई जंगी साजो सामान होता ही नहीं था। और पूरी फौज के पास यूनिफॉर्म नहीं थे। यानी कमाल की बात यह है कि ढालें भी नहीं हुआ करती थी, जिसके पास जो लगा वो है। यूनिफॉर्म्स उनके थे नहीं, फटे पुराने कपड़े, और बाज जगह तो तलवारें भी बगैर नियाम के होती थी, सिर्फ कपड़े लपेट दिए जाते थे उनके ऊपर। आप सिर्फ ये अंदाजा कीजिए कि ये वो फौज है कि जो सैयदना खालिद बिन वलीद अपनी क़यादत में जजीरा नुमा अरब से निकालकर पर्शियन एम्पायर को चैलेंज करने के लिए लेकर जा रहे हैं। और फिर इससे अगली बात हम आपको बताएं, यहीं पे बात काफी नहीं है। फिर जो जंगें हुआ करती थी, यानी जो तमाम इराकी कैंपेन्स की जंगें हैं, चाहे जंग ज़ाते सलासिल है या उसके बाद होने वाली जितनी भी, उसमें जो कैजुअलिटी रेशो था वो इतना गैर मामूली हुआ करता था कि अक्लें दंग रह जाती हैं। यानी एक तरफ पूरी पर्शियन आर्मी है, एक तरफ ये रैग टैग फटे पुराने कपड़ों में एक वॉलंटियर मिलिशिया आर्मी है जो जज्बा जहाद से सिर्फ सरशार होकर जाती है और तमाम जंगी कवानीन तोड़ रही है ये, क्योंकि ना इसके पास वसाइल है ना आददी बर्तरी है। और ये एक ऐसी जगह पे जाकर जंग करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे इनकी सप्लाई लाइन भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। यानी एक्सटीरियर लाइंस पर आप ऑपरेट कर रहे हैं, दुश्मन होम ग्राउंड पे काम कर रहा है, लिहाजा तमाम जंगी कवानीन तो यहां टूट चुके हैं। इसके बाद जब जंग होती है तो नतीजा क्या होता है? यानी जंगों में हाल यह होता है कि जब पर्शियंस के साथ जंग होती है तो एक जंग में 50,000 मारे जाते हैं और मुसलमान 400 शहीद होते हैं। यानी रिलेशनशिप भी यहां पर अकल को दंग कर देने वाला है कि जंगी वसाइल पूरे नहीं हैं, आप होम ग्राउंड में नहीं हॉस्टाइल टेरिटरी में जंग कर रहे हैं, आपके पास वसाइल पूरे नहीं हैं। और उसके बाद जब जंग होती है तो इतना गैर मामूली नतीजा निकलता है कि दुनिया की तमाम जंगी हिकमत अमली यहां फिर फेल होकर रह जाती है।